पिताजी, ये लो दवाई खा लो, इससे आपको आराम मिल जाएगा। बेटा, तू तो कह रहा था किसी अच्छे से डॉक्टर से मेरा इलाज करवाएगा तू, पर तू मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता नहीं है। अरे, इलाज नहीं कराना है तो मुझे जहर ही ला दे। कम से कम इन परेशानियों से तो छुटकारा मिले मुझे। पिताजी, आप ऐसा ना कहें, ये दवाई भी मैंने डॉक्टर से ही लिया था आपके लिए। और रही बात आपके इलाज की, तो मैं आपका इलाज शहर के अच्छे डॉक्टर से जरूर करवाऊंगा। जैसे ही हाथ में पैसा आएगा मैं आपको शहर ले चलूंगा, बड़े डॉक्टर के पास। ठीक है बेटा। सुनिए जी, आपने तो कह दिया है पिताजी से कि उनको शहर ले जाओगे बड़े डॉक्टर के पास इलाज के लिए, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे और हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर कैसे करोगे इतना सब? पता नहीं सुचित्रा, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं, कहां से करूं? मैं बस ये जानता हूं कि मैं पिताजी का इलाज जरूर करवाऊंगा। अरे, राजा साहब की पत्नी की जान तो अब भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि वैद्य जी ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। क्या करूं इतनी धन दौलत का, जब मैं तुम्हारा इलाज ही नहीं करवा पा रहा हूं। महाराज, आपसे मिलने कोई बूढ़ी औरत आई है, वह आपसे मिलना चाहती है। नहीं, मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं बस यहीं बैठना चाहता हूँ थोड़ी देर। जाओ, उनसे कहो कि फिर किसी समय मैं उनसे मिलूँगा। लेकिन महाराज, वो आपसे महारानी जी की बीमारी के इलाज के बारे में कुछ बात करना चाहती हैं। क्या वह महारानी के इलाज के बारे में बात करना चाहती है? तो क्या वो मेरी पत्नी का इलाज कर सकेगी? चलो, मैं अभी मिलूंगा उस बूढ़ी औरत से। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? महाराज की जय हो। महाराज, मैंने आपकी पत्नी की बीमारी के बारे में सुना था कि वो बीमार है और वैद्य जी भी महारानी जी का इलाज नहीं कर सके, इसलिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहो, क्या बताना चाहती हैं आप? महाराज, आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मैं छोटी थी, तब मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि मेरे दादाजी ने अपना घर परिवार त्याग कर एक सन्यासी बन गए थे और उन्होंने कठिन तपस्या करके अद्भुत शक्तियां भी हासिल की थी और काली पहाड़ी के उस पार जाकर ढींगरा जंगल में रहने लगे थे। अब थोड़ा विश्राम करने का मन है और कुछ खाने की भी इच्छा हो रही है। यहाँ पे एक पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। साधु अपनी शक्तियों से वहाँ पे एक पेड़ प्रकट कर देता है और उसमें बहुत ही सुंदर और अद्भुत फल लगे होते हैं। अब साधु वहीं बैठकर तपस्या करता और भूख लगने पर उसी पेड़ के फल खाता। अरे, ये कैसा फल है? ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई अद्भुत फल है। हाँ, इसे तो खाना ही पड़ेगा। वाह, कितना स्वादिष्ट फल है।
इसको खाते ही मुझे एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है। ये फल तो मुझे रोज चाहिए। अगर मैं इस पेड़ को अपने साथ ही ले जाऊं तो मुझे रोज इसके फल खाने को मिलेंगे। तभी राक्षस उस पेड़ को उखाड़ने लगता है, जिससे साधु का ध्यान टूट जाता है। ए दुष्ट राक्षस, क्यों इस हरे भरे पेड़ को उखाड़ने में लगे हुए हो? साधु, मुझे ये पेड़ चाहिए क्योंकि इसके फल मुझे बहुत स्वादिष्ट लगे हैं और इसके फलों को खाने के बाद मुझ में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। ऐसा लगा कि मैं और भी ताकतवर हो गया हूँ, इसलिए ये पेड़ मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये पेड़ यहाँ से उखाड़ने पर नष्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं इस पेड़ की छांव में बैठकर प्रभु का ध्यान करता हूँ, इसलिए तुम यह पेड़ यहीं रहने दो, इसे मत उखाड़ो। नहीं, यह पेड़ तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा क्योंकि मुझे इसके फल बहुत स्वादिष्ट और ताकतवर लगे, इसलिए ये पेड़ अब मेरा है और मैं इसे उखाड़ कर ही रहूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। साधु अपनी शक्तियों से उस पेड़ को अदृश्य कर देता है, जिससे राक्षस बहुत क्रोधित हो जाता है और वह तुरंत अपनी शक्तियों से साधु को एक तोता बना देता है और उस तोते के गले में एक माला डाल देता है, जिससे वो तोता शक्तिहीन हो जाता है। ए दुष्ट राक्षस, ये तूने ठीक नहीं किया, तुझे इस पाप की सजा जरूर मिलेगी। मुझे कौन सजा देगा? तुम इतने शक्तिशाली होने के बावजूद मेरा कुछ नहीं कर सके तो कोई आम इंसान मेरा क्या कर सकता है? और अब तो ये माला जब तक तुम्हारे गले में रहेगी तब तक तुम्हारी शक्तियाँ और तुम्हारी सारी ताकत मेरे कब्जे में है। तुम बिल्कुल असहाय हो और अगर ये माला किसी ने निकालने की कोशिश की तो वो एक पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। और इस तरह उस राक्षस ने मेरे दादाजी यानी वो महान तपस्वी गुरुजी को एक तोता बना देता है और उनके गले में एक माला डाल के उन्हें शक्तिहीन कर देता है। तो फिर उस पेड़ का फल कैसे मिलेगा किसी को? वो पेड़ तो अदृश्य हो चुका है। हाँ, पर अगर कोई वहां जाकर अपनी बुद्धिमानी से काम ले तो उस पेड़ का फल उसे मिल सकता है। तो फिर ठीक है, हम जरूर किसी को वहां भेजेंगे। फल उसे मिल सकता है। तो फिर ठीक है, हम जरूर किसी को वहां भेजेंगे। मंत्री जी, हम हमारे राज्य के बुद्धिमान लोगों से मिलना चाहते हैं। इस राज्य में जितने भी अधिक बुद्धिमान लोग हैं, आप उन सभी लोगों को यहाँ बुलवाइए। अब मंत्री राज्य के बुद्धिमानों को खोजने के लिए निकल जाता है। महाराज, ये सभी इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। देखो, आप सब लोगों में से अगर कोई भी मेरा काम कर देगा तो मैं उसको 5 घड़े भर के सोने के सिक्के दूंगा और कई एकड़ जमीन भी दूंगा। क्या? पर महाराज,
क्या करना होगा हमें, जल्दी बताइए। तभी राजा सबको पूरी बात बताता है और राजा की बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आप लोगों में से कौन मेरा ये काम करेगा? महाराज, मैं अपने घर का इकलौता मर्द हूँ और मेरे घर में मेरे अलावा कोई और नहीं है जो मेरे परिवार और बच्चों की देखभाल कर सके। इसलिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। महाराज, मुझे क्षमा करना। महाराज, मैं भी ये काम नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। सभी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी अपनी समस्या बताकर वहां से चले जाते हैं और राजा निराश हो जाता है। मंत्री जी, अब क्या होगा? क्या कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा? मैं अब महारानी को कैसे बचाऊं? महाराज, निराश ना हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे वाह, आज तो इसकी सब्जियां बहुत हरी भरी लग रही हैं। चलो आज इसको ही चूना लगाया जाए। अरे भैया, ये बैंगन क्या भाव में है? और ये टमाटर तो बहुत लाल हैं। वह कैलाश से ढेर सारी सब्जी खरीद लेता है और इधर उधर की बात करने लगता है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया जी, मेरे पैसे तो दे दो सब्जियों के। अरे भाई, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने तो सारी सब्जियों के पैसे आपको दे दिए हैं, तो अब किस बात के पैसे दे दूं? अरे ये आप क्या कह रहे हो भाई? आपने तो मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए हैं। अब उन दोनों की काफी बहस होने लगती है और तभी वहां पे एक दूसरा व्यक्ति आता है और कैलाश उसे सारी बात बताता है। देखो, तुम दोनों अब राजा साहब के पास जाओ। अब वही इसका फैसला कर सकते हैं और वही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो। हाँ हाँ, चलो। तभी वह दोनों राज दरबार में पहुंचते हैं। महाराज, मैं एक गरीब सब्जी वाला हूँ। मैं बाजार में सब्जियाँ बेचता हूँ और इन्होंने मेरी सब्जी खरीदकर मुझे बिना पैसे दिए ही जाने लगे। तब मैंने पैसे के लिए कहा तो कहने लगे, कैसे पैसे? मैं तुम्हें सब्जियों के पैसे दे चुका हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। महाराज, अब आप ही न्याय कीजिए। महाराज, मैंने सब्जी लेकर इस सब्जी वाले को पैसे दे दिए थे। ये झूठ बोल रहा है। तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है और वो मैं पता लगा ही लूँगा। इससे अच्छा है तुम दोनों में से जो भी झूठ बोल रहा हो वो सच स्वीकार कर ले, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे इन्होंने कोई पैसे नहीं दिए थे। मुझे मेरे पैसे चाहिए महाराज। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी का इलाज करवाने के लिए मुझे ढेर सारे पैसों का इंतजाम करना है, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी मदद करें महाराज। हाँ हाँ, हम जरूर मदद करेंगे। मंत्री जी, जरा वो वैद्य जी को बुलवाइए और उनसे कहिए जो सच बुलवाने वाली जड़ी बूटी पिछली बार एक चोर को पिलाई थी, वो जड़ी बूटी इन दोनों को भी पिलाई जाए। अभी सच बाहर आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और सच बुलवाने वाली जड़ी बूटी, अगर मैंने वो जड़ी बूटी पी लिया तो मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। इससे अच्छा मैं ही अपनी गलती मान लूं। महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं लालच में आकर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में झूठ बोल रहा था। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा कर दो महाराज। क्या तुमने झूठ बोला था? सैनिकों, जाओ इसे 2 महीने के लिए कारागार में डाल दो। सैनिक उस ठग को
कारागार में ले जाकर कैद कर देते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम कैलाश है। तुमने कहा था कि तुम्हें अपने पिता का इलाज करवाना है, जिसके लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। हाँ महाराज, पिताजी के इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे, जिसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा? हाँ महाराज, आप जो भी काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। बस मुझे पैसे मिल जाएं, जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरा काम करोगे तो उसमें तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा और तुम्हें तुम्हारे पिताजी का इलाज भी नहीं करवाना पड़ेगा, वो ठीक हो जाएंगे। महाराज, पर ऐसा कैसे हो सकता है? बिना इलाज के पिताजी कैसे ठीक हो सकते हैं? तभी राजा कैलाश को सारी बात बताता है। महाराज, मुझे तो ये बहुत खतरे का काम लगता है, पर मैं ये काम जरूर करूँगा। मेरे बलिदान से अगर 2 लोगों की जिंदगी बच सकती है तो मैं ये बलिदान देने को तैयार हूँ। ठीक है कैलाश, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूँगा। अब कैलाश उसी जगह जाने के लिए निकल पड़ता है जहाँ वह अद्भुत फल वाला पेड़ था। पानी पानी पानी। ये किसकी आवाज़ है? कोई पानी पानी कह रहा है। कैलाश आगे जाकर देखता है, एक गाय बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है और वह पानी मांग रही है। पानी पानी पानी। अरे, ये कैसा चमत्कार है? ये गाय हम इंसानों की तरह बोल रही है और पानी पानी कहकर पानी मांग रही है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हे भले इंसान, मेरी मदद करो, मुझे पानी पिला दो, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं गाय, तुम रुको, मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। पर मैं पानी कैसे लाऊं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी कैलाश की नजर एक कमंडल पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे पड़ा होता है। अरे, ये तो किसी साधु महात्मा का कमंडल लग रहा है। लगता है कोई साधु महात्मा यहाँ बैठे होंगे और अपना कमंडल यहीं भूल गए होंगे। चलो, अब मैं इसमें ही पानी भर के उस गाय को पिला देता हूँ। कैलाश उस कमंडल में भरने चला जाता है और फिर उस गाय को पानी पिला देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की, पर मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकती हूँ। मैं असहाय हूँ। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी प्यास बुझ गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। पर मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि तुम एक गाय होकर हम इंसानों जैसे कैसे बोल रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं सच में ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। लेकिन मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं परी लोक की एक परी हूँ और मैं यहाँ धरती पे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने आई थी। पर एक दुष्ट इंसान ने मुझसे मेरी जादुई छड़ी छीन ली और मेरी ही छड़ी से मुझे गाय बना दिया और मेरी जादुई छड़ी लेकर चला गया। तब से मैं गाय बनकर ही इस जंगल में भटक रही हूँ। पर वो कौन था जिसने तुमसे तुम्हारी छड़ी छीन ली और तुम्हें गाय बना दिया? वो सुमेरपुर राज्य का एक राजकुमार था, जो इस जंगल में शिकार के लिए आया था। ऐ परी, तुम कहाँ से आई हो? क्या सच में परियां होती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
हाँ, परियां होती हैं और मैं परी लोक से यहाँ धरती पर सुंदर सुंदर नज़ारे देखने आई हूँ। जैसे पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूल और गहरी नीली झीलें। ये धरती कितनी सुंदर है। हाँ, सही कहा। ये धरती बहुत सुंदर है, पर तुम भी बहुत सुंदर हो और मैंने कभी इतनी सुंदर परी नहीं देखी। इसीलिए मैं सुमेरपुर राज्य का राजकुमार रतन सिंह और होने वाला राजा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और सुमेरपुर राज्य की महारानी बनाना चाहता हूँ। पर ऐसा नहीं हो सकता है राजकुमार, क्योंकि मैं एक परी हूँ और इस धरतीवासी इंसानों से विवाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती हो विवाह तुम हमसे? हम कोई ऐरा गैरा नहीं, हम राजकुमार हैं और मेरे पास दुनिया जहां का खजाना और धन दौलत है। नहीं राजकुमार, मुझे किसी भी धन दौलत की जरूरत नहीं जब तक ये जादुई छड़ी मेरे पास है। अच्छा, तो ये जादुई छड़ी है और इस छड़ी की वजह से ये परी जादू करती होगी। अगर ये छड़ी मुझे मिल जाए तो मैं इस परी से विवाह करने में सफल हो सकता हूँ। तभी राजकुमार अपनी तलवार परी की जादुई छड़ी पे मारता है, जिससे परी की जादुई छड़ी जमीन पे गिर जाती है और राजकुमार झट से उस जादुई छड़ी को उठा लेता है। ए परी, अब तुम्हारी ये जादुई छड़ी मेरे पास है। अब बताओ, मुझसे विवाह करोगी या नहीं? राजकुमार, ये क्या कह रहे हो? मेरी छड़ी मुझे वापस दो। नहीं, पहले बताओ, मुझसे विवाह करोगी या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंसान से परी का विवाह नहीं हो सकता है। तो तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो अब उसका अंजाम भी भुगतने को तैयार हो जाओ। ए जादुई छड़ी, इस परी को एक गाय बना दो। देखते ही देखते परी एक गाय बन जाती है। देखा तुमने अपनी जिद का अंजाम। अब जब तक तुम मुझसे विवाह के लिए हाँ नहीं करोगी, तब तक तुम एक गाय बनकर ही रहोगी और इसी जंगल में भटकोगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद मैं यहाँ फिर आऊँगा। और इस तरह उस राजकुमार रतन सिंह ने मुझे मेरी ही जादुई छड़ी से एक गाय बना दिया और तब से मैं गाय बनकर इसी जंगल में दर दर भटक रही हूँ। तो क्या अब तुम हमेशा एक गाय बनकर ही रहोगी? क्या तुम्हारा वापस अपने परी रूप में आने का कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। अगर मुझे मेरी वो जादुई छड़ी मिल जाए तो मैं फिर से अपने परी रूप में आ सकती हूँ। पर ऐसा कैसे हो पाएगा? वो राजकुमार बहुत जिद्दी और घमंडी है, वो किसी की नहीं सुनता। ये सब तो तुम अब मुझ पे छोड़ दो। अब मैं लाऊंगा वो जादुई छड़ी। अब तुम यहीं रहना। मैं सुमेरपुर राज्य की ओर जाता हूँ और जल्द ही तुम्हारी छड़ी लेकर वापस आऊंगा। कैलाश अब सुमेरपुर राज्य की ओर निकल जाता है। रात होते होते कैलाश सुमेरपुर राज्य पहुंच जाता है। तभी रात के अंधेरे में एक चोर कुछ चोरी करके महल से बाहर की ओर भागता हुआ आ रहा होता है और उसके पीछे कुछ सैनिक तेजी से दौड़ रहे होते हैं। चोर चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। चोर घबराकर चोरी किया हुआ सामान वहीं पे डाल देता है और चुपके से भाग जाता है। तभी वह सैनिक आकर कैलाश को देखकर उसे पकड़ लेते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। अच्छा, तो तुम हो वो चोर जिसने हमारे राजमहल में चोरी करने की हिम्मत की? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। चोर तो कोई और था। वो अपना चोरी किया हुआ सामान वहीं पे छोड़ के चला गया और मैं उधर से गुजर रहा था। तभी सैनिकों ने मुझे ही चोर समझकर पकड़ लिया और यहाँ ले आए। मैं चोर नहीं हूँ महाराज। तो तुम चोर नहीं हो और तुमने चोरी नहीं की?
तो तुम इतनी रात में राजमहल के आसपास क्या कर रहे थे? महाराज, मैं तो यहाँ राजकुमार रतन सिंह से मिलने आया था। क्या तुम राजकुमार रतन सिंह से मिलने आए थे? तो क्या तुम रतन सिंह के मित्र हो? जी महाराज, मैं राजकुमार का मित्र हूँ और मैं उनसे ही मिलना चाहता हूँ। तभी दरबार में राजकुमार रतन सिंह को बुलाया जाता है। रतन सिंह, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? क्या ये तुम्हारे मित्र हैं? नहीं महाराज, मैं इन्हें नहीं जानता। ये मेरे मित्र नहीं हैं। क्या ये तुम्हारे मित्र नहीं हैं? तो इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। सैनिकों, पकड़ लो इस चोर को। यही चोर है जिसने राजमहल में चोरी करने की कोशिश की थी। महाराज, मुझे बस एक मौका दें, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। बस मुझे राजकुमार से एक बार बात करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, तुम्हें जो बात करनी है कर सकते हो, पर याद रहे, अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि तुम कौन हो तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है। राजकुमार रतन सिंह, मैं जो बात आपसे करना चाहता हूँ वो मैं अकेले में करना चाहता हूँ। तभी राजकुमार और कैलाश दोनों दरबार से बाहर आ जाते हैं। राजकुमार, मैं आपसे बस इतना कहने के लिए आया था कि आपने जिस परी को एक गाय बना दिया था, उस गाय ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि वह आपसे विवाह करने को तैयार है। तो आ गई उस परी की अकल ठिकाने। ठीक है, तुम हमारे लिए इतना अच्छा और जरूरी संदेश लाए हो, तो अब मुझे तुम्हें बचाना ही होगा। चलो, महाराज के पास चलो। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ से नाराज था, इसीलिए आपसे झूठ बोल दिया कि ये मेरा मित्र नहीं है, जबकि ये मेरा मित्र है और हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ये मेरा मेहमान है। ठीक है, तो फिर आप जाइए और अपने मेहमान की खातिरदारी कीजिए। हमने खामखा तुम्हारे मित्र को एक चोर समझ लिया। अब दोनों लोग उसी जंगल में उस गाय के पास पहुंच जाते हैं। कैसी हो परी रानी? एक गाय बनकर तुम्हें अकल आ ही गई ना? राजकुमार कुछ कह ही रहा होता है कि तभी एक बाज उड़ता हुआ आता है और राजकुमार से वह जादुई छड़ी छीनकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। ए बाज, जल्दी से मुझे वो छड़ी दे दे, वरना तेरी खैर नहीं। ए जादुई छड़ी, इस गाय को वापस से उसके असली रूप में परिवर्तित कर दो। बाज के ऐसा बोलते ही गाय वापस एक परी बन जाती है। तभी वह बाज उड़कर वो जादुई छड़ी उस परी को दे देता है। ए दुष्ट घमंडी राजकुमार, तुझे तो अब मैं सजा दूंगी। नहीं परी, आप इसे सजा मत दो, इसे जाने दो। इसने मुझे एक रात अपने घर में पनाह दी, इसने मुझे भोजन कराया, इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसे जाने दें और इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। आप इसे कोई सजा ना दें। यह सुनते ही राजकुमार को उसके किए पर पछतावा होता है और वह परी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो परी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे किसी को कोई भी तकलीफ पहुँचे। मुझे मेरे किए का बहुत पछतावा है। परी अब राजकुमार को माफ कर देती है और राजकुमार वहाँ से चला जाता है। बाज, तुमने आज मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। परी, मैं एक तपस्वी साधु हूँ जिसे उस राजकुमार ने एक बाज बना दिया था। तुम इस जादुई छड़ी से मुझे मेरे रूप में पुनः परिवर्तित कर दो, तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगा।
परी अब जादुई छड़ी से बाज को पुनः साधु के रूप में परिवर्तित कर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। पर साधु महाराज, उस राजकुमार ने आपको बाज क्यों बना दिया था? क्योंकि मैंने उसे परी को गाय बनाते देख लिया था और मैं उससे वो जादुई छड़ी छीनकर गाय को वापस परी के असली रूप में लाना चाहता था। पर जैसे ही मैं कुछ करता, उसने मुझे एक बाज बना दिया था और आज मैंने सही मौका देखकर उससे वो जादुई छड़ी छीन लिया। पर कैलाश, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या करने आए थे? तभी कैलाश अपनी सारी बात परी और साधु महात्मा को बताता है। कैलाश, तुमने मेरी इतनी मदद की है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और वो अद्भुत फल तुम्हें जरूर मिलेगा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे अपने गुरुदेव को भी मुसीबत से बचाना है। तभी वह सभी लोग उस परी के साथ गायब होकर उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पे वो अद्भुत पेड़ अदृश्य था और वहीं पर वो साधु महात्मा तोता बनकर बैठे होते हैं। अरे वो देखो, वो वहाँ साधु महात्मा तोता के रूप में बैठे हैं। अभी मैं उनके गले से वो माला निकाल देता हूँ जिससे वो वापस अपने रूप में आ जाएंगे और शायद मैं एक पत्थर की मूर्ति बन जाऊंगा। पर मुझे ये बलिदान देना होगा क्योंकि मुझे मेरे पिताजी और महारानी जी की जान बचानी है। अच्छा, मैं चलता हूँ और शायद मैं अब फिर कभी ना मिल पाऊँ आप लोगों को। पर आप लोग उस जादुई अद्भुत पेड़ का वो फल मेरे राज्य सोमनगर के राजा को दे देना जाकर, जिससे 2 लोगों की जान बच जाए। इतना कहकर कैलाश जाकर तोते के गले से वो माला निकाल देता है कि तभी वह तोता वापस अपने असली रूप में आ जाता है और वह साधु महात्मा बन जाते हैं और देखते ही देखते कैलाश एक मूर्ति बन जाता है। गुरुदेव, क्या अब कैलाश हमेशा के लिए एक मूर्ति ही बनकर रहेगा? ऐसे दयावान इंसान को इतनी बड़ी सजा मिली। गुरुदेव, क्या कैलाश को बचाने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है मेरे शिष्य। जब तक मैं एक तोता बना हुआ था और वो मायावी माला मेरे गले में था, तब तक मैं उस राक्षस की कैद में था और कुछ नहीं कर सकता था। पर अब मैं अपने रूप में वापस आ चुका हूँ और मेरी सारी शक्तियाँ पुनः मेरे पास हैं और मैं कैलाश को उस श्राप से मुक्त कर सकता हूँ। तभी साधु अपनी शक्तियों से कैलाश को राक्षस के श्राप से मुक्त कर देता है। अरे वाह, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। धन्यवाद साधु महाराज। पर महाराज, क्या मुझे वो अद्भुत फल मिल सकता है जिसे लेने मैं यहाँ आया था? तभी साधु उस पेड़ को वापस दृश्यमान कर देते हैं जिससे वह पेड़ सभी को दिखाई देने लगता है और कैलाश उस पेड़ से कुछ फल तोड़ लेता है। कैलाश, अब तुम इन फलों को लेकर जा सकते हो और कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं जरूर तुम्हारी मदद करने आऊंगी। अच्छा, अब मुझे भी अपने परीलोक पहुंचना है। आप सभी का धन्यवाद। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है और कैलाश उन फलों को लेकर अपने राजा के पास आ जाता है, जिन्हें खाकर महारानी और कैलाश के पिताजी दोनों ही ठीक हो जाते हैं। कैलाश, तुम सच में एक महान इंसान हो और मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर दूंगा। तुम्हारा ये नमस्कार बलिदान दोस्तों, मैं भारत और हमेशा ऑस्ट्रेलिया याद के बीच रखूंगा। खेला गया पहला वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने आए एरन फिंच और हेड ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया
को अच्छे स्कोर की तरह 120 रन तक पहुंचा दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग आए डेविड वार्नर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जिसको जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में आउट कर दिया और टीम ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 160 रन पर ऑल आउट हो गया। उसके जवाबी तौर पर टीम इंडिया बैटिंग करने को बुलाया गया और टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने 52 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद शुभमन गिल खेलने आए जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 110 रन तक पहुंचा दिया। अब एक ओवर में 18 रन लेने थे और स्ट्राइक पे थे जडेजा ने खेलते हुए 2 बॉलों में 4 रन लेने थे लास्ट में और जडेजा ने 2 चौके लगाकर टीम इंडिया को विजयी बना दिया। उसके बाद जडेजा को सम्मानित किया गया और दूसरा वनडे मैच मुंबई में खेला जाएगा तो देखना दिलचस्प होगा यह दूसरा वनडे। और इस वनडे में कुछ खिलाड़ियों का बदलाव भी होना है तो देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हैं और कौन खिलाड़ी चेंज होते हैं। और देखना ये दिलचस्प होगा कि ये भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मैचें होती हैं बड़ी दिलचस्प होती हैं। तो आगे देखते हैं और इस वीडियो में जो भी दर्शाई गई हैं वो सब साक्ष्य हैं और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट